चीन चाहे चीन 1.5 अरब लोगों का मुल्क है। दुनिया की 1/4 आबादी को खाना खिलाना यकीनन मुश्किल काम है। चनाचे हुकूमत ने मुख्तलिफ़ किस्म की फ़सलों के लिए मुख्तलिफ़ इलाके मुख्तस कर रखे हैं। गंदम के लिए 10 सूबों के 23 रीजन तय हैं। मुल्क की 35% गंदम हेनान और अनोई के सूबे में पैदा होती है, जबकि चेंगसोई और शानसे में 10% गंदम उगाई जाती है। इस साल जून में अचानक अनोई सूबे में खौफनाक बारिशों की पेशेनगोई कर देगी। बारिशें 3 दिनों में मुतवक्किल थी। गंदम की फसल तैयार थी, लेकिन अनोई के किसान 3 दिन में फसल नहीं समेट सकते। चनाचे वो बेबसी से आसमान और फसल को देखने लगे। किसानों की मजबूरी। ये खबर मीडिया तक पहुंची। ये सुनकर हेनान और सिचुआन और किंग सूबों के हज़ारों किसान उठे, अपनी अपनी मशीनें लिए अनोई की तरफ निकल खड़े हुए। एक दिन में 3,500 किसान अपनी मशीनों के साथ वहां पहुंचे और लोकल किसानों के साथ मिलकर 3 दिन में सारी फसल समेट दी। जिसके बाद जब बारिशें शुरू हुई तो नीचे खुले मैदान और खाली खेतों के अलावा कुछ नहीं था। यह है ज़िंदगी गुजारने की चीनी रवायात, यानी कि इज्तिमाई। चीन में हुकूमत का अवाम पर बेइंतहा कंट्रोल। अगर हुकूमत ने कह दिया तो फिर कोई शख्स हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच नहीं सकता। मसलन हुकूमत ने 1981 में कज़न मैरिज पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह बीमारियां थी। साइंस साबित कर चुकी है कि कज़न मैरिज से नाकाबिल इलाज बीमारियां फैलती हैं। चनाचे चीन में कज़न मैरिज भी बैन हो गई। मेडिकल टेस्ट के बगैर शादी पर पाबंदी भी लगी ताकि बच्चों को मैलिक बीमारियों से बचाया जा सके। अवाम ने इसे मान लिया और खिलाफ वर्जी का एक केस भी सामने नहीं है। चीन में व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब नहीं चलते। चीनी लोग इसकी पाबंदी भी करते हैं। ये VPN से ये तमाम ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। कानून की ये खिलाफ वर्जी सिर्फ गैर मुल्की या फिर सयाह करते हैं। चीन में टिकटॉक सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पूरा मुल्क इसका एडिक्ट है। आप चीन के किसी कोने में चले जाएं, आप लोगों को ज़मीन पर अकड़ो बैठकर टिकटॉक देखने और केके लगाते दिखाई देंगे। ताहम काम के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पर पाबंदी है। दफ्तरों और फैक्ट्रियों में लॉकर्स बने हैं। वर्कर अपने मोबाइल फ़ोन और पर्स इनमें रख कर काम शुरू करते हैं और इसके बाद लंच टाइम और छुट्टी के वक्त फ़ोन दे सकते हैं। काम के दौरान मुकम्मल तवज्जो सिर्फ काम पर रहती है। शायद यही वजह है कि चीन दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने मुझे किसी दुकान, शोरूम या फैक्ट्री में लोग मोबाइल फ़ोन में घुसे हुए नहीं दिखाई दिए। सिर्फ सेल्स के लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी इन्हें अपनी कंपनी फराहम करती है। ये ज़ाती फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते। स्कूलों में बच्चों के पास फ़ोन नहीं होते। मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी दिलचस्प बात बताई। इसके बकौल मुझे बेइंतहा नींद आती थी। मैं दिन के वक्त भी ऊँघता रहता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया। वो मेरा मसला सुनकर हंसा और मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है? मैंने जवाब दिया, मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। इसने कहका लगा और कहा, तुम्हारा मसला यही है, तुम अभी बाजार से स्मार्टफ़ोन लो, इसमें टिकटॉक डाउनलोड करो, फिर देखो तुम्हारी नींद कैसे उड़ती है। ड्राइवर के बकौल मैंने डॉक्टर की तजवीज़ पर अमल कर अगले दिन से मेरी नींद गायब हो गई। अब मैं मुश्किल 4-5 घंटे सो पाता हूँ। यकीनन मजाक कर रहा था, वरना चीन में मोबाइल फ़ोन के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। पूरे मुल्क में ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये मोबाइल फ़ोन के बगैर मुमकिन नहीं। चीनी सिस्टम में सब को पॉइंट्स मिलते हैं। ये बैंकों की क्रेडिट लाइन, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और मालियाती हालत की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ये बहुत कीमती होते हैं। चीनी शहरी जो कोई चीज़ उधार या रियायतन हासिल करते हैं, इनके पॉइंट्स होल्ड हो जाते हैं। जब ये वो चीज़ वापस करते हैं, सिर्फ किराए की रकम कट कर बाकी पॉइंट्स से वापस मिल जाए। मसलन चीन में मुख्तलिफ जगहों पर पावर बैंक स्टेशन हैं। ये पीले रंग के बॉक्स होते हैं जिनमें पावर बैंक्स फिक्स होते हैं। आप अपने फ़ोन से अपना QR कोड स्कैन करिए, आपके 200 पॉइंट होल्ड कर लेते हैं और आप इसके बाद पावर बैंक ले लेते हैं। कंपनी फी घंटा के हिसाब से 7 युआन चार्ज करती है। आप अपना फ़ोन चार्ज करें और रास्ते में किसी भी पावर बैंक स्टेशन पर वो पावर बैंक वापस कर दें। वापसी का फार्मूला बहुत आसान है। आप स्टेशन के खाली खाने में वो पावर बैंक फिक्स करेंगे। जो ही फिक्स होगा, कंपनी आपके पॉइंट्स वापस कर देगी, किराए की रकम काट लेगी। अगर खुदा न खास्ता आप पावर बैंक वापस नहीं करते या फिर गुम जाता है तो आपको पॉइंट्स भी जाए होंगे और आपकी रेटिंग भी गिर जाएगी। ये गलती अगर 2-4 मरतबा दोहराएगी तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और इसके बाद आपके लिए चीन में ख़रीदारी और सफ़र दोनों मुश्किल हो जाएंगे। मैंने उतार ओंटारियो में डॉक्टर उस्मान के कार्ड पर पावर बैंक लिया। डॉक्टर साहब की एक आंख इसके पावर बैंक पर फिक्स हो गई और दाएँ बाएँ की बजाय सिर्फ पावर बैंक देखते रहे। हमने इस तरह एक वेंडिंग मशीन से लस्सी ली। मशीन खोलने के लिए भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया। मशीन ने अंदर मौजूद तमाम अशिया के बराबर पॉइंट्स होल्ड कर लिए। ये 1780 पॉइंट थे। हमने जब वो 2 लस्सी ले ली तो इसने इनके पैसे काट और बाकी पॉइंट से रिलीज़ कर लिया। लिहाजा ये पॉइंट बहुत अहम होते हैं। आपने ज़रा से गलती को तमाम पॉइंट्स ज़ाया हो जाएंगे और आप सड़क पर आ जाएंगे। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और तमीराती सनत में दुनिया में पहले नंबर पर है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, आपको वहाँ
सड़क भी मिलेगी, ट्रेन भी, बस भी और फ्लाइट्स भी। मैं जहाँ में उतरा ये छोटा सा एयरपोर्ट था, लेकिन इस पर 30 से ज़्यादा ब्लेड्स थे और इन पर सामान भी था। यानी इस छोटे से एयरपोर्ट पर भी 10-20 फ़्लाइट्स इकट्ठी लैंड करती हैं। मेरी को वापसी के 8-10 फ़्लाइट थी और तमाम लॉजेस के सामने लोग बैठे हैं। आप इससे शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों के एयरपोर्ट्स की मसरूफियात का अंदाज़ा कर लीजिए। मुझे एयरपोर्ट्स पर 3 मुशahदात हुए। एक, वहाँ ATM जैसी और जितनी मशीनें पड़ी हुई थी, मुसाफिर जो ही इनके सामने खड़े होते हैं इसकी तस्वीर खींचती है और चंद सेकंड में इसका पूरा प्रोफाइल स्क्रीन पे आ जाता है। मुसाफिर का पासपोर्ट भी खुल जाता है और मशीन इसे ये भी बता देती है आपकी अगली फ़्लाइट किस गेट पर और आपका सीट नंबर क्या है। मशीन इसको ये भी बता देती है कि इसका गेट दाएं साइड पर है या फिर बाएं साइड पर। इसको वहाँ पहुँचने के लिए कितने कदम उठाने, मुझे दुनिया में किसी दूसरी जगह ये सहूलत नज़र आए। तो हम बोर्डिंग पास लेते हैं और हमारा सामान चेक इन के लिए बेल्ट पर रख जाता है। काउंटर के पीछे स्कैनर होता है। मुसाफिरों के तमाम बैग्स स्कैनर से स्कैन और आगे जाते हैं। इसमें अगर कोई मखसूस चीज़ होती है तो बोर्डिंग वहीं रुक जाता है। मुसाफिर को पहले सामान की क्लियरिंग के लिए कस्टमर के पास जाना पड़ता था। मुसाफिरों का बैग इसके पहुंचने से कबल ही वहाँ पहुंचा दिया जाता है। कस्टमर बैग को क्लियर करता है तो मुसाफिर बोर्डिंग पास मिल जाता है, वरना वो बैग स्मेल हवालात या फिर एयरपोर्ट से बाहर होता है। ये सारा प्रोसेस चंद कदमों के फासले पर होता है। मुसाफिर को धक्के नहीं खाने पड़ते। 3, अगर मुसाफिर मशकूक या फिर लैंडिंग के बाद इसने मज़ीद इंटरव्यू के लिए किसी अथॉरिटी के सामने पेश होना है तो जहाज़ के अमले तक इतला चली जाएगा। वो लैंडिंग के बाद इसके मुसाफिर को लेकर जहाज़ के दरवाजे पे आ जाएगा और इसे अथॉरिटी के हवाले कर देगा। हमारी वापसी के दौरान हमारे 2 साथियों के पास ड्रोन थे। ये खिलौना ड्रोन है, इसकी वजह से इसका सामान रुका। ये कस्टमर के सामने पेश हुए। ऑफिसर ने इनका ड्रोन निकाले ने पुलिस के पास लेकर पुलिस ने ड्रोन का जायज़ा लिया और इन्हें बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किया। ये सर्टिफिकेट के बगैर ड्रोन को किसी फ़्लाइट में नहीं ले जा सकते थे। जब हम शंघाई में उतरे तो एयरलाइन का अमला हमारे 2 साथियों को लेकर गेट पर पहुंचे और इन्हें पुलिस के हवाले किया। पुलिस ड्रोन और साथियों दोनों को इमिग्रेशन गेट तक ले गई। ये पुलिस के बगैर इमिग्रेशन नहीं कर सकते। ये है सिस्टम। एयरपोर्ट पर तलाशी का सिस्टम भी बहुत तगड़ा, स्टाफ बहुत मुतरक और चुस्त है। अगर किसी को सब की तलाशी का हुक्म है तो फिर वो सब के जिस्म पर हाथ फिर पूरी तलाशी लेंगे। अगर किसी को यानी चीन स्पीड में भी हारत है। ये 2-3 बार में पूरे शहर आबाद कर देते हैं। मंगोला के साथ चीन में है। ये इंदर मंगोला कहलाता है। इसमें दुनिया का मुश्किल तरीन सराय गोपी है। चीन ने इसे सरसब बना दिया और इसके लिए बड़ी दिलचस्प तकनीक इस्तेमाल की। हुकूमत ने सराह में सोलर पैनल लगा दिए। पैनल को हर हफ्ते साफ करना पड़ता है। इसके लिए पानी के पाइप बिछा दिए। सफाई का पानी पैनल के नीचे गिरता था। वहाँ हुकूमत ने पौधे और घास लगाए। इस घास के लिए वहाँ बकरियाँ और भेड़ें रख दी और यूँ एक फ़ैसले से सराय गोपी से बिजली मिलने लगी। शराब भी सब्ज़ हो गया और लाइव स्टॉक की पूरी इंडस्ट्री डेवलप हुई। चीन में ऐसी दर्जनों हाई राइज बिल्डिंग जिनकी 14वीं या फिर 15वीं मंजिल के अंदर से ट्रेन या फिर हाईवेज गुजरती और इमारत में रहने वालों को एहसास तक नहीं होता। ऐसे शहर में जो पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स कम्प्लेक्स में बने हुए हैं, यानी शहर की तमाम सहूलियतें इन कम्प्लेक्सेस में हैं और किसी शहर को किसी सहूलत के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हालांकि 50वीं या 16वीं मंजिल पर पार्क्स, जंगल, नदियाँ, झीलें और लोग वहाँ मछलियाँ भी पकड़ते हैं। ये लोग कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। फलों, ड्राई फ्रूट्स के छिलकों से भी प्रोडक्ट बनाते हैं। जानवरों की लीज भी सुखाकर इसका ईंधन बनाते हैं। शहरों का कचरा जलाकर बिजली बनाते हैं। अनाज के भूसे से दर्जनों मसनूआत बनाए जाते हैं। हम चावलों की बक जला देते हैं, जबकि इससे लकड़ी और लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये लोग जानवरों की हथेलियाँ, सींग और खुर भी पैक कर बेचते हैं। इंसानी बाल, नाखून भी जमा करके इनके प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। चनाचे आपको चीन में कोई चीज़ ज़ाया हुई नज़र नहीं आती। मशरूम का पानी भी 10 बार इस्तेमाल होता है। आखिर में इसे गाड़ियाँ धो जाती हैं या पर पौधों को शराब किया जाता है। मैंने परसों पहले किसी किताब में पढ़ा था यूरोप का वक्त ख़त्म हो जाएगा, अगली सदी मशरक़ की है। मुझे इस पर यकीन नहीं है, लेकिन आज चीन ने यह साबित कर ये सदी मशरक़ की हो या ना हो, लेकिन ये चीन की ज़रूर है। ये हकीकत बाकी दुनिया से बहुत अलग है। मेरा मशवरा है कि आप अगर वाकई इल्म हासिल करना चाहते हैं या तरक्की और खुशहाली की दुनिया से, तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर चीन जाएँ। आपकी आँखें और दिमाग खुल जाएंगे। तो नाज़रीन, आप इस चैनल पर अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।